हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलेगी। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत में, यानी आधुनिक भारत का जो हम इतिहास पढ़ा रहे थे, उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी जो महत्वपूर्ण शक्ति भारत में आए थे, यूरोपीय कंपनी या कहीं यूरोपीय देश भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। तो उसमें हमने जो सबसे पहले जो देश आपको बताने का प्रयास किया था वह थे पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों का हम आपको समाप्त कर चुके थे। दूसरी महत्वपूर्ण कंपनी थी या देश था वह था डच, या जिसे हम हॉलैंड या नीदरलैंड कहते हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया था। और तीसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति थी या देश था वह थे अंग्रेज। तो अंग्रेजों पर हमारा यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम 2 वीडियो में आपको अच्छे से बता चुके हैं। तो दोस्तों, हमने इसके पहले अंग्रेजों के बारे में जो आपको बताने का प्रयास किया था, तो 2 वीडियो में हमने आपको पूरा बैकग्राउंड बताने का प्रयास किया और आपको अच्छे से समझाने का भी प्रयास किया कि कैसे कैप्टन हॉकिंस जो है हेक्टर नामक जहाज से भारत में आता है, वह जहांगीर से कुछ रियायत प्राप्त करता है, कोठी या कहीं फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिलती है उसे अंग्रेजों को, और उन्होंने सूरत में किस प्रकार से अपनी पहली बस्ती स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद जेम्स प्रथम के राजदूत टॉमस रो आते हैं, वह भी कुछ रियायत प्राप्त करते हैं और कोठियों का और विस्तार होता है, और किस प्रकार से जेम्स द्वितीय को पैसे की जरूरत पड़ती है और वह जो है कुछ पैसे कंपनी से उधार लेते हैं या कहीं कर्ज के रूप में लेते हैं, और कंपनी जो है उनसे कुछ अधिकार पत्र प्राप्त करते हैं या उनसे कुछ अपने महाराज से रियायत प्राप्त करते हैं कि हम जिस भूभाग पर, यानी भारत के जिस भूभाग पर शासन कर जमीन को अपने कब्जे में ले रहे हैं, वहां पर हम सिक्के ढाल सकते हैं, सेना रख सकते हैं, न्याय दे सकते हैं। यह अधिकार ये लोग अपने महाराज से प्राप्त करते हैं। एक प्रकार से कहें कि भारत की जमीनों को किस तरीके से लोग हथिया लेते हैं कंपनी के लोग। और बाद में फिर जो ब्रिटेन की संसद जो इसमें हस्तक्षेप करती है, वहां पर ब्रिटेन में हमने आपको पढ़ाया इसके पहले वीडियो में कि 1668 में वहां पर एक क्या कहें कि रक्तहीन क्रांति होती है। एक जो है मतलब जिसमें रक्तपात नहीं होता है, ये ऐसी क्रांति होती है जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। तो वहां पर जो है जब क्रांति होती है तो क्रांति के स्वरूप जो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के साथ पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिला था, तो वहां के अन्य व्यापारी जो थे वह लोग भी चाहते थे कि हम भी भारत के साथ और भारत के अलावा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए जाएं। तो इसी वहां पर और व्यापारी लोग जब एक्टिव होते हैं इन व्यापारियों के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए, तो गोडाल्फिन के एक राजकुमार होते हैं, वह एक संशोधन बिल लेकर आते हैं जिसे हम यूनाइटेड बिल कहते हैं। और यूनाइटेड बिल के तहत पूरी कंपनी को मर्ज करके, यानी ब्रिटेन के जितने भी व्यापारी थे सबको एक करके एक कंपनी बनाई जाती है, और उस कंपनी का नाम होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नामकरण 1833 में रखा जाता है। यानी सूक्ष्म रूप से उसे 60 भाषा में उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। यह कहानी हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको अच्छे से बता चुके हैं। अब हम जो तीसरी वीडियो में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स जो भारत में आए हैं, भारत के पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर वह लोग कैसे कोठियां स्थापित करते हैं, कौन कौन सी कोठियां स्थापित करते हैं, उस स्थान को लोकेट करेंगे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो में यह समझेंगे कि कैसे बंबई पूरी पश्चिमी तट का केंद्र बनता है, और बंबई प्रेसिडेंसी के रूप में, यानी कि अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी के रूप में सामने आता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी होती है मद्रास, और तीसरी कलकत्ता, यानी बंगाल में जो कलकत्ता होता है, कलकत्ता शहर की नींव कैसे पड़ती है, इस पूरे सिनेरियो को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। ब्रिटिशर्स जो कि पश्चिमी तट पर अपनी कोठियां स्थापित किए हैं, यहाँ पर हम लिखे हैं फैक्ट वाइज। जैसे 1613 में सूरत में प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित होता है। जहांगीर इस कोठी को खोलने के लिए अनुमति देता है। कब? जब 1611 में सवाली का युद्ध होता है। तो जहांगीर को यह लगता है कि जो पुर्तगाली अपने आप को समुद्र का स्वामी कहते हैं कि उनसे श्रेष्ठ समुद्र में कोई और शक्ति नहीं है, यानी नौसेना के मामले में। तो जब अंग्रेज इन्हें हराते हैं सवाली के युद्ध में, तो कहीं न कहीं जहांगीर को यह लगता है कि इन्हें भी टक्कर देने के लिए कोई कंपनी आ चुकी है, यानी इन दोनों को कहीं न कहीं आपस में
पैरेलल करके लड़ा कर रखा जाए। यह विचार भी हमें, ये हमारा बना मत था कि जहांगीर को लगता है कि दोनों को पैरेलल रखा जाए, एक दूसरे के अपोजिट रखा जाए, यानी लड़ा कर रखा जाए। तो जहांगीर इनसे प्रभावित भी होता है और 1613 में इन्हें कोठी खोलने की अनुमति दे देता है 1613 में। इसीलिए अंग्रेजों की पहली अस्थायी बस्ती कहाँ खुलती है? सूरत में। 1623 तक आते आते ये अंग्रेज लोग जो है अहमदाबाद, भड़ौच, बड़ौदा, खंभात और आगरा तक ये लोग कोठियां स्थापित कर देते हैं। हमने यहाँ पर फैक्ट लिखा भी, आप देख सकते हैं। और दोस्तों 1668 में बंबई पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, किसका? कंपनी का। पूर्ण नियंत्रण होने का तात्पर्य है दोस्तों कि 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना ब्रिगेंजा का विवाह होता है चार्ल्स द्वितीय के साथ और इन्हें बंबई दहेज में मिलता है। बंबई जब दहेज में मिलता है तो यह बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले में कंपनी को दे देते हैं। इस तरीके से 1668 में बंबई इनके पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है कंपनी को। इसके पहली वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाए भी हैं, अब जानते रहिए। अगर आप नहीं जानते हैं, नए हैं इस वीडियो पे, तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, इसके पहले वाले वीडियो जो हमने आपको अच्छे से समझाया है। 1687 में जो है दोस्तों अब बंबई, 1687 में बंबई, इसके पहले पश्चिमी तट का पूरा केंद्र जो है सूरत होता था। तो सूरत की जगह अब बंबई जो है पूरी पश्चिमी तट की कमान अपने ऊपर संभाल लेता है, यानी बंबई पूरे पश्चिमी तट का केंद्र बन जाता है। जैसे बंबई अगर यहाँ पर है तो जो भी बस्तियां यहाँ पर स्थापित हो रही हैं, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे सूरत हो, चाहे खंभात हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे आगरा हो, यानी पूरे के पूरे पश्चिमी तट का केंद्र जो है अब बंबई बन जाता है। तो बंबई अपने आप में एक प्रेसिडेंसी के रूप में अंग्रेजों की सामने आता है। तो इसी क्रम में दोस्तों जॉर्ज ऑक्सडाइन को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है, कहाँ का? बंबई का। जब बंबई को हेड बनाया जाता है पश्चिमी तट के पूरी कोठियों का या पूरे कारखानों का, तो उसका पहला गवर्नर जनरल जॉर्ज ऑक्सडाइन बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिए। तो ये जो फैक्ट हमने चारों लिखा है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको इससे वहां पर बताया था। ये हमने एक घटना को दूसरे घटना से लिंक करने का यहाँ पर प्रयास किया। अब आइए दोस्तों पूर्वी तट पर कारखाना कैसे स्थापित होता है, इसके पहले वीडियो में हमने आपको बता भी चुका है। 1611 में अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खुलती है और 1626 में आंध्र प्रदेश में ही अरमा गांव में एक और कोठी खुलती है, किनकी? अंग्रेजों की। आप जानते रहिए, कभी अगर एग्जाम में यहाँ से पूछ ले कि अरमा गांव वर्तमान में किस राज्य में है, तो आप आंध्र प्रदेश जानते रहिए। और दोस्तों 1632 में गोलकुंडा के सूबेदार थे अब्दुल कुतुब शाह से 500 पैगोड़ा के बदले, यानी गोलकुंडा के जो सूबेदार थे अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पैगोड़ा के बदले गोलकुंडा की जितनी भी बंदरगाह नगर थे वहां पर इन्हें चुंगी कर से, यानी जो भी व्यापारिक कर होता था उनसे इन्हें मुक्त कर दिया था अंग्रेजों को, यानी उन बंदरगाहों को मुफ्त में यूज कर सकते हैं। लेकिन कब कि 500 पैगोड़ा देंगे, किन्हें? अंग्रेजों को। ये पैगोड़ा क्या था दोस्तों? अब्दुल्ला कुतुब शाह यानी गोलकुंडा साम्राज्य में चलने वाली स्वर्ण मुद्रा होती थी, जिसे पैगोड़ा कहा जाता था। इसे ही इतिहास में सुनहरा फरमान कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पर लिखा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अगर कभी बन सकता है कि सुनहरा फरमान किसे कहा जाता है, तो सुनहरा फरमान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 500 पैगोड़ा के बदले जो अंग्रेजों को कर मुक्त बंदरगाह की अनुमति दिया था, उसे ही इतिहास में सुनहरा फरमान कहा जाता है। हमने यहाँ पर लिखा भी है। 1633 तक आते आते दोस्तों बालासोर हरिहरपुर उड़ीसा में है और पटना बिहार में है, कासिम बाजार पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर यानी 1633 तक आते आते बालासोर, हरिहरपुर, पटना और कासिम बाजार में भी अंग्रेज अपनी कोठियां स्थापित कर लेते हैं, यानी पूर्वी तट पर। अब आपसे कभी प्रश्न यहाँ पे यह पूछ ले कि हमने यहाँ पर नाम भी लिखा है और स्टेट भी लिखा है कि बालासोर हरिहरपुर उड़ीसा में है, कासिम बाजार आप जानते हैं कासिम बाजार पश्चिम बंगाल में है, पटना जो है बिहार में है। और 1639 तक आते आते चंद्रगिरी के राजा दमरेला वेंकटेप्पा से अंग्रेज अधिकारी 1639 में चंद्रगिरी के एक राजा थे दमरेला वेंकटेप्पा से अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे ने जमीन खरीदी थी और वहीं पर मद्रास की स्थापना करते हैं। और वहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज, यहाँ पर हमने लिखा है फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण करते हैं। यानी 1639 में किसकी स्थापना हो जा रही है दोस्तों? मद्रास की, और वहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण कराया जाता है। अब आगे आइए दोस्तों, आगे क्या होता है कि 1651 में बंगाल के नवाब शाह शुजा की बहन बीमार थी। मतलब फोर्ट सेंट जो जॉर्ज किला दोस्तों ये मद्रास, मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने लोकेट भी किया है।
अब आइए अगली घटना क्या करती। 1651 तक आते थे। बंगाल के नवाब शाह शुजा की बहन एक बार बीमार पड़ती है और एक अंग्रेज अधिकारी था या कहे अंग्रेज डॉक्टर था, उसका नाम था विलियम ब्रांटन ने इलाज किया। इलाज के बदले में जो है शाह शुजा प्रसन्न होकर के इन्हें जो क्या रियायत दे रहे हैं, रियायत दे रहे हैं 300 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति इन्हें मिल जाती है। यानी आप देखिए बंगाल में ऐसा नहीं है कि फर्रुखसियर ही पहले इन्हें छूट दे रहा है, जो 1717 में जिसे महाधिकार पत्र कहा जाता है या मैग्ना कार्टा कहा जाता है कि यह फर्रुखसियर ने ही दिया था। फर्रुखसियर से पहले बंगाल में शाह शुजा दे रहे हैं जो कि बंगाल के सूबेदार थे। 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले इन्हें बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिल जाती है। 1658 में दोस्तों क्या और घटना घटती है। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा समस्त क्षेत्र फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले के अधीन आ जाते हैं। इससे यह मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। यानी ये भी जितने क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक सब इन्हीं मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन आ जाते हैं अभी, जबकि कलकत्ता शहर की नींव नहीं पड़ी है। यानी बंगाल में अभी अंग्रेजों का उतना पूरी तरीके से वर्चस्व नहीं है, तो इन सारी कोठियों को जो है इसी मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन कर देते हैं, इनके अधीन आ गए थे। अब घटना क्या घटती है दोस्तों, अब आप समझिए। यहाँ 1686 में फैक्ट वाइज हमने लिखा भी है, आप अच्छे से देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1686 में औरंगजेब उस समय शासक था। औरंगजेब के समय हुगली पर अंग्रेजों ने कुछ लूटपाट किया, यानी उत्पात किए औरंगजेब के सामने। औरंगजेब सेना लेकर वहां पर पहुंचता है, इन्हें दंडित करता है और इन्हें कलकत्ता से बाहर निकाल देता है, यानी बाहर निकलने का फरमान सुना देता है। लेकिन उसी पर एक अंग्रेज था, उसका नाम था जाप चारनौक। जाप चारनौक ने अंग्रेज औरंगजेब को 1.5 लाख रुपया दिया, हाथ गोड़ जोड़ करके क्षमा याचना मांगा, यानी माफी मांगा कि हमारे अब लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। तब जाके औरंगजेब इन्हें माफ करता है। हमने यहाँ पर लिखा भी है 1.5 लाख जुर्माना देने पर क्षमा कर देता है औरंगजेब। 1690 में दोस्तों अंग्रेजों ने सूतानाती गांव को खरीदा। यानी अब देखिए कलकत्ता शहर की नींव कैसे पड़ रही है। 1690 में अंग्रेजों ने सूतानाती गांव को खरीदा। 1696 में यहाँ पर लिखे हैं फैक्ट वाइज, अगर आपको लाइट की चूनी लग रही है तो आप समझ जाइएगा। 1690 में अंग्रेजों ने सूतानाती गांव को खरीदा। 1696 में करदवान के राजा शोभा सिंह एवं रहीम खान ने विद्रोह करके लूटपाट शुरू कर दिया। कहां? बंगाल में। 1696 में करदवान के राजा शोभा सिंह एवं रहीम खान ने विद्रोह करके लूटपाट शुरू कर दिया। इससे जो है अंग्रेज भयभीत हो गए, तो अंग्रेजों ने सूतानाती गांव को किले बंद करने की अनुमति मांगी। किले का निर्माण होना है। अब देखिए दोस्तों, यही किले बंदी करने का प्रयास ये लोग कलकत्ता में शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है अंग्रेजों ने सूतानाती गांव को किलेबंद करने की अनुमति मांगी। किनसे? करदवान के राजा शोभा सिंह और रहीम खान ने जब विद्रोह करके लूटपाट कर दिया तो इन्हें लगा कहीं हमारी बस्तियां, हमारे कारखानों को भी न लूटपाट कर लें, इसीलिए इन्होंने सूतानाती गांव को किलेबंद करने की अनुमति मांगी। और 1698 में अजीमुस्सान ने 1200 रुपए के बदले सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर गांव बेच दिया। यानी 1698 में अजीमुस्सान ने, जो कि बंगाल का सूबेदार था, ने 1200 रुपए के बदले सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर गांव को बेच दिया। तब दोस्तों अब जब सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर गांव को अजीमुस्सान ने 1200 रुपए में बेच दिया, तो 1700 एडी में इन्हीं तीनों गांवों को मिला करके एक शहर की स्थापना किया जा रहा है। किनके द्वारा? जाप चारनौक के द्वारा। हमने यहाँ पर लिखा है जाप चारनौक ने इन्हीं तीनों गांवों को, यानी सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर गांव, तीनों गांवों को मिला करके एक शहर की स्थापना कर रहा है जिसे कलकत्ता कहा जाता है। फोर्ट विलियम का किला भी वहां पर बनाया गया एवं चार्ल्स शायर को प्रथम किले का प्रमुख बनाया गया। किले का प्रथम प्रमुख बनाया गया। फोर्ट विलियम किला बनाया गया और चार्ल्स शायर को प्रथम किलेदार बनाया गया। यहाँ पर हमने फैक्ट वाइज लिखा भी है। अब आइए दोस्तों, यानी बंगाल के नवाब ऐसी हरकत कर चुके हैं, बहन की इलाज के बदले कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी है। तो अब देखिए बंगाल एक क्षेत्रीय राज्य है। अब राष्ट्रीय राज्य में क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं अंग्रेज? भारत का जो उस समय सत्ता का जो प्रतीक है, यानी अब बैठे हैं सत्ता में, यानी दिल्ली की सिंहासन पर बैठे हैं फर्रुखसियर। फर्रुखसियर क्या कर रहे हैं? 1717 में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल, यानी अंग्रेजों का एक शिष्टमंडल था, वह जो है भारत के जो उस समय मुगलिया सल्तनत के सबसे
बड़े ओहदे पर बैठे थे, यानी मुगलिया सल्तनत के उस समय सुल्तान या बादशाह जो भी कह लीजिए वह थे, फर्रुखसियर से मिलने पहुंचते हैं जॉन सरमन के नेतृत्व में, जिनमें कुल दोस्तों 4 लोग थे। जॉन सरमन जो है इनके नेतृत्व में लोग आए थे। हैमिल्टन एक डॉक्टर था, यानी हमने आपको बताया डॉक्टर इनके साथ जरूर रहता था। क्यों? क्योंकि ये लोग जब तक बादशाह की कोई कमजोरी जान जाते थे तो वहां पर ये लोग जरूर हस्तक्षेप करते थे कुछ न कुछ अपने टेक्निक के माध्यम से। तो जॉन सरमन थे, हेड थे। हैमिल्टन थे, यह डॉक्टर था। एडवर्ड स्टीफेंसन विलियम था, और चौथा जो व्यक्ति था दोस्तों वह ख्वाजा सुहर्द था। ख्वाजा सुहर्द एक आर्मेनिया का व्यक्ति था, और द्विभाषीय था, यानी 2 भाषा जानता था, एक अंग्रेजी जानता था और एक फारसी जानता था। जब दोस्तों यह हैमिल्टन, जब यह जॉन सरमन के नेतृत्व में जब ये चारों लोग गए फर्रुखसियर से मिले, तो फर्रुखसियर इनसे मिलने का प्रयास नहीं कर रहा था। इनके जितने भी सिपाही थे उन्होंने बताया फर्रुखसियर की तबीयत खराब है, उन्हें पांडुरंग कहें या पीलिया कहें हुआ था। तो अब फर्रुखसियर का इलाज करते हैं, और कई किताबों में बताया जाता है तो उनके पाका निकला था या फोड़ा हुआ था, लेकिन पांडुरंग या पीलिया इन्हें हुआ था फर्रुखसियर को। तो उसी फर्रुखसियर का इलाज करते हैं कौन? जॉर्ज, ये जो हैमिल्टन डॉक्टर था इनके साथ आया था। हैमिल्टन डॉक्टर ने फर्रुखसियर का इलाज किया, फर्रुखसियर भी अब इनसे खुश हो गए। भाई महाराज का इलाज किया, महाराज हैं भारत के, तो उनका इलाज किया। इलाज करने के बाद फर्रुखसियर इन्हें कुछ रियायत देता है कि भाई व्यापारी लोग हैं, चलो आओ हमारे राज्य में, आप लोगों को हम व्यापार करवा रहे हैं, कुछ छूट भी अपनी तरफ से दे रहे हैं। खुश होकर के इन्होंने क्या छूट दिए कि जिसे एक इतिहासकार हैं सॉमर्स या सॉम्स, कहीं कहीं लिखा मिलता है, सॉमर्स जानते रहिए। अंग्रेजों को यह जो अधिकार मिला था फर्रुखसियर के द्वारा, इसे महाधिकार पत्र या अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है भारत में महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह जो फर्रुखसियर ने इन्हें दिया था, वह रियायत क्या थी दोस्तों कि 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार। यानी उस समय ये जो छूट दिए थे बंगाल के नवाब शाह शुजा की बहन बीमार थी, नवाब दिए थे बंगाल में, लेकिन अब पूरा मुगलिया सल्तनत दे रहा है, जिनके अधीन से ये लोग रहते थे, यानी भारत का बादशाह दे रहा है इन्हें अंग्रेजों का 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की अनुमति नहीं मिल जाती है। 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत बंदरगाह को कर मुक्त कर दिया जाता है, यानी 10,000 रुपए आप वार्षिक दीजिए, सूरत बंदरगाह पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 3000 रुपए वार्षिक दीजिए, आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त कर दिया गया था। बंबई में ढाले गए अंग्रेजी सिक्के संपूर्ण क्षेत्र में चलेंगे, यानी बंबई में जो भी सिक्के ढाले जा रहे हैं वह पूरे के पूरे क्षेत्र में अब अंग्रेज लोग चला सकते हैं। बंगाल के आसपास राजस्व वसूली के अधिकारी नहीं मिल गए थे। बंगाल के आसपास राजस्व वसूली के अधिकारी नहीं मिल गए थे। जाहिर सी बात है, जब राजस्व वसूली के अधिकार मिलेंगे तो ये लोग जमीन भी हथियाएंगे। हैदराबाद में अंग्रेजों का अधिकार पूर्व की तरह बना रहेगा, यानी हैदराबाद में अंग्रेज जिस तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित किए थे उनका अधिकार उस तरीके से बना रहेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगा। हमें आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोई कमियां रह गई हो तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो यूट्यूब पर चैनल है उस चैनल का नाम है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, आप वहां पे जाइए, अपने मित्रों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और हमारी थोड़ी सी मदद करिए। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने थोड़ा सा लोकेट करने का भी प्रयास किया है ताकि आप अच्छे से समझ जाए, और हमने जितने भी नाम बताए अंग्रेजों की जो भी कोठियां स्थापित हुआ है उनको स्टेट वाइज भी बताने का प्रयास किया। हो सकता है कभी एग्जाम में बड़े अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं आप, तो वहां से कभी कभी स्थान और राज्य का नाम भी दे देगा, जैसे बालासोर, हरिहरपुरा दे देगा कि यह किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में है कि बिहार में है कि झारखंड में है कि उड़ीसा में है। तो आप अगर जानते रहेंगे तो उड़ीसा टिक कर सकते हैं। कासिम बाजार दे दे तो आप पश्चिम बंगाल टिक कर सकते हैं। ऐसे ऐसे दोस्तों अगर नाम दे दें ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो दोस्तों बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।